हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 का साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है देखते हैं आज का पहला सवाल। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए तो इसमें पहला विकल्प दिया हुआ कॉपर, दूसरा लेड, तीसरा सिल्वर, चौथा एल्युमिनियम। तो ये सवाल को हल करने के लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज आपको जानना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी ये पढ़ते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है? हाइड्रोजन को मानक मानते हैं, हाइड्रोजन से नीचे या ऊपर उसके तुलना करते हैं। तो इसके ऊपर में जो भी एलिमेंट है क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर में, तो सबसे पहले हो जाता है इसका पोटेशियम, सोडियम। इस तरह से ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इस तरह से इतना आएगा। और दूसरा कैटेगरी में आएगा एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au और प्लेटिनम। तब देखिए ये हमारा जो है क्रियाशीलता श्रेणी है। हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी एलिमेंट है वह क्या करेगा, वो जल के साथ, वाष्प के साथ अभिक्रिया करके मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। और जबकि इसके नीचे का जितना भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे एलिमेंट है वो जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे हो गया इसमें एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर हो गया, पारा हो गया, मरकरी, फिर चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम। मतलब प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम जल्दी अभिक्रिया, वैसे भी इन्वायरमेंट में अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी। प्लेटिनम हो गया, फिर सोना भी अभिक्रिया नहीं करता है। और इसमें अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर में सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा सोडियम, इसको याद रखना है, सबसे अभिक्रियाशील इसमें। और सबसे कम अभिक्रियाशील क्या होता है? प्लेटिनम। इसमें 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। तब देखिए सवाल बनाना है इसमें हमको। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो कॉपर, पहला देखिए कॉपर आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में है ये, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा वाष्प के साथ। दूसरा लेड भी आता है आपका जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में, इसके नज़दीक आता है, हाइड्रोजन के बिल्कुल नज़दीक में आता है। तो ये भी जो है अभिक्रिया नहीं करता है। सिल्वर आपका आता है, देखिए यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर आता है ये, तो ये भी अभिक्रिया नहीं करेगा। और एल्यूमिनियम जो है सबसे ऊपर में रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम के बाद जो सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम भी जो है ये भी मस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में मस्ट रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बना देगा, Al2O3, और हाइड्रोजन इसमें मुक्त करेगा। इसको बैलेंस नहीं किए हैं, इसको बैलेंस आप कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है और जो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। तो ये आप जो है ऊपर वाला पार्ट अगर नहीं याद रखते हैं तो नीचे वाला पार्ट कम से कम याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से जो है कौन कौन रिएक्शन नहीं करता है। तो बाकी जो बचेगा तो हम लोग
याद कर सकते हैं कि ये जो है सभी रिएक्शन करने वाला है। तो ये कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये हो गया सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो ये अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NO2CO3 × 10H2O। तो एक अणु जो है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का एक अणु में जो है कितना इसका है, जल का 10 अणु। तो ये जल का 10 अणु, इसको हम लोग इसमें टिक लगाएंगे। तो इसमें आपका जो है आंसर सही होगा, इसका एल्युमिनियम सही होगा। तो वॉशिंग सोडा इसी तरह से हम लोग याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये सभी पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, खाने का सोडा के रूप में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जिसे हम लोग कहते हैं, ये NaCO3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को जल में घुलाएंगे तब क्या होगा, इसका जलीय विलयन क्या होगा, pH 7 से कम होगा। उसी तरह से सबका हम लोग चेक करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता है, मतलब परवल अम्ल और परवल क्षार के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है। तो उसके बाद हो जाता है ये न्यूट्रल। ये सोडियम क्लोराइड जो बना वो हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग जल डालेंगे H2O, तो क्या बनेगा, तो इसमें OH आयन की मात्रा अधिक हो जाएगा, जिसके चलते ये हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में जो है इसको जल में घुलाएंगे H2O में, ये बना देगा कार्बोनिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये तो क्षारीय प्रकृति का होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा हमारा क्षारीय। उसी तरह से फिर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में इसको भी जल में घुलाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें भी कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड बनेगा और प्लस OH माइनस आयन इसमें फिर बाहर निकलेगा। इसमें सोडियम एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो OH आयन के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये भी हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ये तीनों हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। और अमोनियम क्लोराइड जो बनता है, अमोनियम क्लोराइड, तो ये बनता है रिएक्शन से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो OH H मिल करके H2O हो गया और NH4Cl बन गया। तो H और OH मिल करके इसका बाहर निकल गया और NH4Cl यही बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH ये जो होता है वीक एसिड है, वीक बेस कमज़ोर क्षार। जब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और मतलब परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो वो जो है हमको लवण साल्ट मिलेगा, वो एसिडिक ही रहेगा। इसको अगर जल में हम लोग घुलाएंगे जल में, तो ये हमको मिलेगा क्षारीय, इसका विलयन जो होगा तो ये एसिडिक मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये चौथा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकता है? तो पहला विकल्प में दिया है पतंगा, या इसको हम लोग मॉथ बोलते हैं, ये कीड़ा होता है एक तरह से। दूसरा विकल्प है हाथी। तीसरा विकल्प है शार्क। और चौथा विकल्प है पोर्पोइस और पोइसेस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जानवर जो पराध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि तरंग हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। बीस हजार फ्रीक्वेंसी से ऊपर का जो ध्वनि होता है उसी को हम लोग पराध्वनि तरंग या फिर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इसमें जो है पतंगा, मॉथ, ये कीड़ा, ये नहीं होगा, इससे नहीं उत्पन्न होता। हाथी भी पराध्वनि तरंग उत्पन्न नहीं करता। शार्क मछली के द्वारा नहीं होता है। तो पोर्पोइसेस ये होता है एक समुद्री जीव होता है, जैसे डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन के प्रजाति की तरह ही होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। तो डॉल्फिन में भी जो अल्ट्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न करता है। तो डॉल्फिन हो गया, फिर चमगादड़, बैट, ये भी अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है। अल्ट्रासाउंड ये हो गया चमगादड़ के द्वारा, डॉल्फिन के द्वारा। और तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा हमारा पोर्पोइसेस। ये समुद्री जीव होता है, ये डॉल्फिन की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स is warm blooded? पहला दिया है इसमें फिश, दूसरा क्रोकोडाइल, टोड, और लास्ट में दिया है पिगन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है ग्रुप का जो है वार्म ब्लडेड होता है। किसका कौन जो है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, दो प्रकार का जो है जीव पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड और दूसरा वार्म ब्लडेड। जैसे हम लोग का शरीर जो है मैमेलिया क्लास में, मैमल्स में जो है क्या होता है, हम लोग का शरीर जो है शरीर में जो है टेम्परेचर कंट्रोलर है। टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है। विशेष परिस्थिति में वो बढ़ता है, वो अलग बात है। जैसे फीवर के केस में वो बढ़ जाता है तो वो अलग बात है। तो लेकिन जो है मैमेलिया और बर्ड में, दो क्लास में जो है बर्ड्स,
में जो है वार्म ब्लड होता है, मतलब गर्म खून होता है। इसका जो है टेम्परेचर जो है इसमें फिक्स रहता है। और जो है जितना भी कोल्ड ब्लडेड हुआ, जिस इसमें आ गया इंसेक्ट, रेप्टाइल, इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल हो गया, फिश भी आता है इसमें। तो ये सभी होता है, इसका खून जो है ठंडा होता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर के अनुसार जो है उसका जो है उसके शरीर का टेम्परेचर जो घटते बढ़ते रहता है। ठंडा के समय में वो अपने आप को टेम्परेचर जो है बढ़ा लेता है, और गर्मी के समय में वो टेम्परेचर घटा लेता है। ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैमल्स क्लास में जो है इस तरह का नहीं होता है। यही मेजर डिफरेंस ये दोनों कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल में है। तो इंसेक्ट, रेप्टाइल, फिश, इसमें जो है इस तरह की कैटेगरी में कोल्ड ब्लडेड होता है, और वार्म ब्लडेड मैमेलिया क्लास में और बर्ड क्लास में। तो बर्ड पिगन हो गया, कबूतर, ये हो गया बर्ड में हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी देखिए, फिश हो गया, टोड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, और इसमें चीज़ है एक एम्फीबिया, मेढक भी आ जाएगा इसमें। एम्फीबिया, मेढक भी आ गया इसी में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। तो इसको हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डैश इज द amount of work done in carrying a charge of 4 coulomb across 2 points having a potential difference of 18 volt। कह रहा है, देखिए, डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क, हमको इसमें वर्क निकालना है। पहला चीज, डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क, आपको वर्क चाहिए। इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, कह रहा है 4 कूलम आवेश को, 4 कूलम, क्यू बराबर हमको मालूम है, क्यू बराबर 4 कूलम आवेश को एक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। कह रहा है 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में। इस चार्ज को, 4 कूलम को, तो दोनों सिरे से पास कराने के लिए जो है दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है। तो क्यू कूलम को, 4 कूलम आवेश को लाने के लिए दोनों विभवांतर के बीच में, दोनों सिरों के बीच में 4 कूलम आवेश को लाने के लिए जो कितना कार्य करना पड़ेगा वो चीज़ हमको निकालना है। तो ये W बराबर होता है, Q हमको मालूम है, Q यहाँ 4 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर है 18 पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इसमें हम लोग पढ़े हैं W बराबर Q V, ये फॉर्मूला होता है वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W बराबर क्यू भी, तो Q का वैल्यू हो गया 4 कूलम और V का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस 18, तो ये हो गया 72। तो 72 वर्क का जो है यूनिट होता है जूल, तो ये हम लोग इसमें भर देंगे 72 जूल। इसका विकल्प में जो हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इज ऑल्सो नॉन एज इम्पल्स। वेट। सी में दिया है एक्सेलरेशन। ये मास। कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है डेफिनेशन पर दे दिया जाता है। आपको अगर डेफिनेशन पता है तो वैसे सवाल को आप बना सकते हैं। द करंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो गुरुत्व बल लग रहा है किस पर? एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर जो है गुरुत्व बल लग रहा है। इज ऑल्सो नॉन एज, यह भी कहलाता है क्या? दूसरा क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्व बल का लगना क्या कहलाएगा? इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है? आवेग। आवेग। आवेग का होता है एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। वेट। वेट मतलब भार हो गया, भार। भार होता है क्या? एम जी। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया त्वरण। त्वरण होता है ए। मास, ये तो मास हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान एम। तो किसी वस्तु पर मान लेते हैं ये एम वस्तु है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस पर कितना गुरुत्व बल लग रहा है, मतलब जी गुरुत्व बल लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? W बराबर एम जी। ये डायरेक्ट जो है डेफिनेशन पूछा गया, तो यहाँ पर हम लोग इसका ये विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? पहला हो गया 16th, 18th, 17th, 15th। तो इसमें आपको बताना आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 16th, 17th, 18th, 15th। तो 16th में हम लोग चलेंगे तो 286, 286 12वीं कक्षा में, मतलब इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कितना? दो इलेक्ट्रॉन खाली है। तो यहाँ हमको पूछा जा रहा है कि बाहरी कोश में पूर्ण होता है, तो इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। 18th में आएंगे 288, इसमें पूरा हो रहा है। 17th देखिए 287, 17th हो गया 8 2 10 7 17। 15th 285, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो ये हमारा भरा हुआ है किसमें? 18th ग्रुप में। तो 18th ग्रुप में क्या कहते हैं हम लोग? 18th ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। तो इसी के अंतर्गत हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, इसी के अंतर्गत आता है 18th ग्रुप के अंतर्गत। और 17th में हो गया क्लोरीन आता है आपका 28, 17 से हो गया क्लोरीन। अब 15 में हो गया फास्फोरस 285, 15वां। 16वां में सल्फर से शुरू होता है, 16वां सल्फर 286। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। पहला दिया हुआ है द्रव्यमान, दूसरा दिया हुआ है आकृति, चाल, भार। करा जब तक किसी पिंड पर, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, वो संतुलित बल लागू किया जाता है। वो संतुलित बल कहने का मतलब हुआ है कभी 2 न्यूटन लगाएंगे, कभी 3 न्यूटन लगाएंगे, मतलब बैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसमें, वो संतुलित बल लगा रहे हैं। तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो इसका क्या बदलेगा? द्रव्यमान बदलेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान बल लगाते हैं तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाता है? नहीं, ये गलत हो गया। आकृति, उसका आकृति बदल जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। चाल, जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो ये सही होगा, उसका जो है चाल बदल सकता है, या फिर चल रहा है तो रुक सकता है, मतलब उसका चाल में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया से, ये हमारा आंसर सही होगा। भार, उसका भार बदलेगा, ये भी नहीं होगा। भार तो डिपेंडेंट होता रहा है mg पर, g पर डिपेंडेंट है। g चेंज होगा तब जा करके इसका मास चेंज हो जाएगा, फिर जो है भार इसका बदल जाएगा। g अगर बदल रहा है तो इसका जो है भार इसका बदलेगा। तो ये इसमें जो है हमारा आंसर चाल हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always, पहला विकल्प होगा 2:1, दूसरा विकल्प है 8:1, तीसरा विकल्प है 1:2, चौथा विकल्प है 1:8। करा द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज, करा हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ये चीज़ हमको निकालना है। तो H2O जल में क्या होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 mu होता है, 1, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 इसका परमाणु है तो इसका 2 हो जाएगा, 2, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, H2 का निकल जाएगा 2। और ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होता है
8 होता है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 16, तो ये हो जाएगा 16। ऑक्सीजन का हो गया 16, तो इसका निकालेंगे हाइड्रोजन बटा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, 2 1 2 2 8 16, तो ये हो गया 1:8। तो दुनिया का कोई भी हम लोग कहीं से भी जल लेंगे तो उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 के अनुपात में होगा। जब पूछ दिया जाएगा, दूसरा चीज़ पूछेगा तो फिर हम लोग निकालेंगे, तो फिर हमको निकालना पड़ जाएगा। जैसे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अगर पूछ दिया जाएगा H2O2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या रेशियो होगा, उसका द्रव्यमान का क्या रेशियो हो जाएगा, तो H2 का हो जाएगा इसमें 2 और O2 को हो जाएगा 16। 2 इसका है तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/32, 1:16 इसमें हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में पूछा गया है। तो H2O2 में अगर पूछ दिया जाएगा कि H2O2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या रेशियो, तो 1:16 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड भी रहता है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आसान भी रहता है। तो हम लोग निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसानी से हम लोग सभी सवालों को बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।